अस्सलामुअलैकुम। आज हम ADHD को डिस्कस करेंगे। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर कॉमनली बच्चों या टीन्स में देखा जाता है, लेकिन ये एडल्टहुड तक भी कंटिन्यू कर सकता है। 8.4% ये चिल्ड्रन और 2.5% एडल्ट इससे अफेक्ट होते हैं। लड़कियों के मुकाबले में लड़कों में ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखने में आता है। ये अर्ली स्कूल ईयर्स में डायग्नोज किया जाता है। ADHD क्योर किया जा सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और एजुकेशन प्लान को साथ लेकर चला जाए, तो इंडिविजुअल अपने ADHD के सिम्टम्स को मैनेज करना सीख जाता है। ADHD के सिम्टम्स और डायग्नोसिस को अगर देखें तो इसके डायग्नोसिस के वक्त 3 मेन डोमेन्स को देखा जाता है: इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाई ऑन एक्टिविटी। इनअटेंशन यानी ध्यान की कमी होती है ऐसे बच्चों में। इम्पल्सिविटी यानी ऐसे बच्चे कभी भी अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते, अगर कोई बात कर रहा है तो उसके बीच में ही बोल पड़ेंगे। हाइपर एक्टिव होते हैं यानी टिक कर बैठ नहीं सकते, किसी भी एक जगह पर हमेशा उछल कूद कर रहे होते हैं। हम इनको बाकी बच्चों से किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो इनके एज ग्रुप लेवल के बच्चे होते हैं, इनका एनर्जी और एक्टिविटी लेवल उनसे हाई होता है और इस सब से उनकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज हो रहा होता है, उनकी साइको सोशल फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही होती है। ये सिम्टम्स अगर 6 मंथ्स तक चलते रहें तो ADHD डायग्नोज हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं इनअटेंटिव टाइप को। इन सिम्टम्स में से 5 या 6 सिम्टम्स बच्चों या एडल्ट्स में होंगे। ऐसे लोग अटेंशन नहीं दे पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी काम पर। अगर ये अटेंशन देना शुरू कर भी दें तो वो अटेंशन सस्टेन नहीं रख पाएंगे, ये बरकरार नहीं रख पाते उस अटेंशन को। इनसे केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं स्कूल में या जॉब टास्क परफॉर्म करते हुए। ये किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि लेक्चर के दौरान ये फोकस नहीं कर पाएंगे, किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान इनका ध्यान अचानक से बढ़ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते स्कूल में या जॉब ड्यूटीज़ को कंप्लीट करते हुए। इनसे ऑर्गेनाइजिंग टास्क करते हुए इनको डिफ़िकल्टी होती है, ये अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इनसे डेडलाइंस मिस हो जाती हैं। ऐसे टास्क करने को ये अवॉइड करेंगे जिसमें एक सस्टेन मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड हो, जैसे कि रिपोर्ट बनानी है कोई या कोई फॉर्म कंप्लीट करना है। या अगर ये उसको करना शुरू कर भी दें तो ये उसको एक बरकरार नहीं रख पाएंगे अपनी अटेंशन को, उसको बीच में ही छोड़ देंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी काम को करते हुए। ये चीज़ें रख कर भूल जाएंगे, बहुत ही केयरलेस मिस्टेक्स इनसे होंगी, जैसे कि वॉलेट रख कर भूल जाएंगे, ग्लासेस रख कर भूल गए, या तो अगर एडल्ट्स में हम देखें तो वो बिल को टाइम पर जमा करवाना भूल जाएंगे, कोई फ़ोन कॉल है उसका जवाब देना भूल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव टाइप की। इसमें से भी 5 या 6 सिम्टम्स मौजूद होंगे। फिजिंग यानी हाथ पांव मूव करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, कभी हाथों को हिला रहे होंगे, कभी पाँव से मूवमेंट कर रहे होंगे। क्लास में या वर्क प्लेस पे आराम से कभी सीट पर बैठ नहीं सकेंगे, अचानक से खड़े हो जाएंगे, चलने की बजाय भागना पसंद करेंगे, जहाँ पर इनअप्रोप्रिएट है भागना या वहाँ पर भी उछल कूद करना शुरू कर देंगे। सिटिंग गेम्स इनको पसंद नहीं होंगी, जैसे लूडो या कैरम वगैरह। इसके अलावा हमेशा ये ऑन द गो यानी कुछ न कुछ ये कर रहे होते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। ये बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, अगले की बात को हमेशा कट करेंगे। कोई इनसे सवाल अगर कर रहा है तो उनका सवाल ख़त्म होने से पहले ही ये जवाब दे देंगे। कभी अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते, अगर ये लाइन में भी खड़े हैं तो अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये दूसरों को कन्वर्सेशन में हमेशा इंटरप्ट करेंगे। ADHD को डायग्नोज करते वक्त कोई भी लैब टेस्ट मौजूद नहीं है। इसके डायग्नोसिस के लिए पेरेंट्स और टीचर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, चेकलिस्ट फिल की जाती है। इसके अलावा मेडिकल एवेलुएशन जैसे कि विजन या हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि देखा जा सके कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कि अगर बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा तो उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम, हियरिंग या विजन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डेफिएंट डिसऑर्डर्स में भी बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता। इन डिसऑर्डर्स को भी देखा जाता है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं कहीं वो इन डिसऑर्डर्स की वजह से तो नहीं आ रहे। ADHD को फॉर्मली ADD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहा जाता था और इस टर्म को 1990s में ऑफिशियली चेंज करके ADHD रख दिया गया। कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स को देखें तो अगर फैमिली में रन कर रहा है ADHD तो चांसेस है कि बच्चों में ADHD डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन चेंजेस हो सकती हैं, जैसे कि जो एरिया अटेंशन को कंट्रोल कर रहा है तो ऐसे बच्चों में ये एरिया लेस एक्टिव होगा, या तो कोई केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है ब्रेन में।
पुअर न्यूट्रिशन या प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन, स्मोकिंग, या अगर मदर ड्रिंक करती हैं, ड्रग अब्यूज़ करती हैं, तो इस बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती है और ये ADHD कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई है, फ्रंटल लोब डैमेज हो गया है, तो इम्पल्सेस कंट्रोल नहीं हो पाते हैं या इमोशंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आखिर में बात कर लेते हैं ADHD के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि ब्रेन केमिकल में इम्बैलेंस हो सकता है, तो मेडिकेशन के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी में अगर देखें तो साइकोथेरेपी का मेन फोकस होता है बिहेवियर को चेंज करने पे। स्पेशल एजुकेशन हेल्पफुल होती है ऐसे बच्चों के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स हेल्पफुल हो सकती हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि बैड बिहेवियर को किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है गुड बिहेवियर के साथ। उनको सिंपल और क्लियर रूल्स बनाकर सिखाया जा सकता है। शेपिंग की टेक्निक हेल्पफुल हो सकती है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू बच्चे का बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा काउंसलिंग उनके लिए हेल्पफुल होती है, जैसे कि उनको डिफरेंट वेज सिखाए जा सकते हैं कि वो किस तरह से अपने इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। फैमिली को साइको एजुकेट किया जा सकता है ताकि वो अपने बच्चों के बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं बच्चों को। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।